अच्छा जी, एग्जाम्स आप सब लोगों के एक्टिवेटेड हैं। तो अब आज इस लेक्चर के बाद से काइंडली आप लोग अपने एग्जाम्स पे को जो है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। आपके जो मॉड्यूलर एग्जाम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड हैं, और आपका जो कोर्स कंप्लीशन के लिए है एंड ऑफ कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम वो भी एक्टिवेटेड है। आज का हमारा थर्ड चैप्टर है मालवेयर एंड मलिशियस कोड्स का, जिसमें हम जो कॉमन टाइप ऑफ वायरसेस मालवेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, मलिशियस कोड मिलते हैं, डिफरेंट अटैक्स मिलते हैं, उनको हम जो है वो स्टडी करेंगे। अगर टाइप्स ऑफ मालवेयर की हम बात करते हैं तो मालवेयर बेसिकली है क्या। अच्छा, अब मुझे एक चीज की कंफर्मेशन कर दें कि ये स्लाइड हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर ली थी या हमें एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट करना है, बता सकता है आप में से? नहीं, ये कंप्लीट तो नहीं की होगी या कंप्लीट कर ली थी हमने? मेरा ख्याल है शायद हमने ये मालवेयर जो है वो डिस्कस किए थे। अच्छा जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा सिर्फ। जी एग्जैक्टली हमने स्टार्ट किया था, चले फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। मालवेयर स्टैंड फॉर मलिशियस कोड, दो वर्ड से मिलकर बना है ये। माल स्टैंड फॉर मलिशियस, वेयर स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मलिशियस सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस अपने आप को किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच करते हैं, जो कि आपके सिस्टम में आपको एज अ लिस्टिमेट, आपको एज अ लिजिट प्रोग्राम जो है वो शो होता है। लेकिन इन रियल क्या है, उसने अपने साथ वायरस को अटैच किया होता है, और जैसे ही आप उस फाइल को रन करते हो आपके सिस्टम में वायरस भी रन करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ऐसी फाइल्स जो आपको आपके पास डॉट एक्जी एक्सटेंशन के अंदर मौजूद होती हैं। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, जैसे ही आप उनको ओपन करते हो वो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाती हैं। फिर हमारे पास आते हैं वर्म्स। वर्म्स ये वो मलिशियस कोड हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। एक दफा जब आपके नेटवर्क में, आपके सिस्टम में आ जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, आपके सिस्टम में मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, और आपके सिस्टम से फर्दर जो आपके सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम अटैच हैं ये उनको भी टारगेट कर सकते हैं। वर्म्स को अपने आप को किसी भी फाइल के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियल इन्फेक्शन होती है उसमें यूजर की पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है। अदर देन दैट, एक दफा ये जब ये आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो ये खुद ब खुद जो है वो रेप्लिकेट करते रहते हैं। देन हमारे पास आते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस एक ऐसा मालवेयर है, और होता क्या है कि आपको शो ये करा रहा होता है कि ये एक डिजायर्ड ऑपरेशन है, ये एक लेजिटिमेट ऑपरेशन है। डिजायर्ड ऑपरेशन क्या हो सकता है? आप ऑनलाइन कोई गेम प्ले कर रहे हैं, आप ऑनलाइन किसी जो है वो टूल के ऊपर जो है वो आप जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपने उसको डाउनलोड नहीं किया, या आप कोई ऑनलाइन गेम प्ले कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो अगर उस गेम के साथ ट्रोजन अटैच है तो वो ट्रोजन वहां से आपके सिस्टम में भी आ सकता है। और बेसिकली इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब आप ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं तो उसका एक सर्टन पीस ऑफ कोड जो है वो वेब सर्वर से आपके सिस्टम में आता है और सिस्टम में आके एग्जीक्यूट होता है। तो अटैकर क्या करता है कि वो उस गेम के साथ अपना ट्रोजन हॉर्स का जो ट्रोजन है वो भी आपके सिस्टम में भेज देता है, और जब वो आके कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसी के साथ ट्रोजन हॉर्स भी एग्जीक्यूट हो सकता है। अब ट्रोजन हॉर्स और वायरस में क्या फर्क है कि ट्रोजन हॉर्स अपने आप को नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ भी बाइंड कर सकता है। एग्जीक्यूटेबल के साथ तो कर ही सकता है, लेकिन वो अपने आप को नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ भी बाइंड कर सकता है, जैसे कि इमेज फाइल हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, या आपकी गेम्स हैं।
इसी तरह से आप कोई इमेज भी डाउनलोड करते हो, कोई ऑडियो फाइल डाउनलोड करते हो, तो उसके साथ भी आपको ट्रोजन हॉर्स मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी लीक्ड ऑडियो के बारे में सर्च कर रहे थे, या किसी स्पेसिफिक जो है वो लेक्चर के बारे में सर्च कर रहे थे, या किसी इमेजेस के बारे में सर्च कर रहे थे, और आप जाते हो और आपको एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर वो फाइल मिलती है और आप कोडिंग उसे डाउनलोड कर सकते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ मिलिशियस कोड भी आपको मिल जाए जो कि ट्रोजन हॉर्स होगा। लॉजिक बम बेसिकली किसी ना किसी लॉजिक के अगेंस्ट एक्टिवेट होता है। हो सकता है कि ये जो क्या कहते हैं, जो मालवेयर है वो आपके सिस्टम में सालों से मौजूद हो, लेकिन क्योंकि उसका ट्रिगर एक्टिवेट नहीं हुआ था तो उसने आपके सिस्टम को डैमेज नहीं किया। लॉजिक बम क्या है, किसी ना किसी ट्रिगर के अगेंस्ट एक्टिवेट होता है। ट्रिगर कैन बी डेट, कैन बी अ सर्टेन टाइम, कोई प्रोग्राम रन करेगा, डिलीशन ऑफ अ यूजर अकाउंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको एज अ ट्रिगर यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में मल्टीपल यूजर यूज कर रहे थे, एक यूजर ने जो है वो ट्रोजन एक्टिवेट किया हुआ था लॉजिक बम, कि जैसे ही कोई मेरे अकाउंट को रिमूव करे तो सिस्टम के अंदर वो ट्रोजन एक्टिवेट हो जाए। दिस कुड बी द ट्रिगर। फ्राइडे, और उस दिन जो है वो 7 तारीख हो। अब जिस दिन फ्राइडे को 7 तारीख होगी उस दिन वो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाए, मतलब किसी ना किसी लॉजिक के अगेंस्ट एक्टिवेट होता है। अब जैसे रिसेंटली हमने देखा लबनान के अंदर हमास लबनान के अंदर जो पेजेस जो हैं वो एक्सप्लॉइट हुए हैं, तो उनके अंदर भी आपको एपीटी, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट और लॉजिक बम देखने को मिलता है कि वो जो पेजेस एक्सप्लोड किए हैं वो किसी ना किसी ट्रिगर के अगेंस्ट एक्सप्लोड किए हैं। वो ट्रिगर कोई जो है वो सिग्नल हो सकता है, कोई सर्टेन टाइम हो सकता है, कुछ भी ऐसा। फिर आता है हमारे पास रैंसमवेयर। रैंसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको तावान दिलाता है। आपके कंप्यूटर के डाटा को ये कैप्चर कर लेते हैं, उसको डाटा आपके सिस्टम पे ही रहता है, लेकिन उस डाटा को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। आप उस डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो अगर आपने उस डाटा को डिक्रिप्ट करना है तो उसके लिए, डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज होगी उसके वो आपको पैसे चार्ज करेंगे, आपसे पैसे लेंगे और फिर उसे डिक्रिप्ट कर देंगे। बैकडोर और रूट किट है। रूट किट जब आपके सिस्टम में आ जाती है, डेट मीन्स के अब आपके कंप्यूटर की कंप्लीट एक्सेस जो है वो क्रिमिनल के पास जा चुकी है। और वंस अगर रूट किट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद वो बैकडोर भी प्लेस करते हैं। बैकडोर से क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको आपके सिस्टम को एक्सेस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे आपकी मतलब दोबारा से सिस्टम को हैक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो क्या करेगा, उस बैकडोर को यूज करते हुए आपके सिस्टम की एक्सेस हासिल कर लेगा। बैकडोर प्लेस करते हैं ताकि आपके सिस्टम के एक्सेस मैकेनिज्म को बाईपास किया जा सके। और रूट किट जो है वो आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो मॉडिफाई करती है, जिसकी वजह से बैकडोर जो है वो उसमें क्रिएट होता है। डेट्स वाई मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रूट किट का शिकार होते हैं तो आपको अपनी विंडोज को जो है वो चेंज करना पड़ता है। और कुछ रूट किट्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो बायोस लेवल पे भी आपके सिस्टम को टारगेट कर सकती हैं, तो फिर आपको अपनी बायोस को भी जो है वो रिफ्रेश करना पड़ता है। ईमेल एंड ब्राउजर अटैक्स आ जाते हैं। ईमेल इज द यूनिवर्सल सर्विस यूज्ड बाय बिलियन वर्ल्ड वाइड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस। ईमेल हैज बिकम अ मेजर vulnerability to user and organization. No doubt कि ईमेल की आपको ह्यूज फंक्शनैलिटी जो है वो देखने को मिलती है। ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो आपको ईमेल की वजह से मिल रहे होते हैं। लेकिन ऑन द सेम टाइम ईमेल जो है वो लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं। जैसे स्पैम है, स्पैम अगर कॉमनली बात करते हैं तो ये जंक मेल होती हैं, अनसोलिसिटेड ईमेल्स होती हैं, कहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो यूज हो रही होती हैं, और कुछ लोग इनको हार्मफुल लिंक सेंड करने के लिए, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या डिसेप्टिव कंटेंट, फिशिंग ईमेल जनरेट करने के लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं। देन आता है हमारे पास स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी को इस काबिल बनाता है कि वो साइबर वर्ल्ड के अंदर आपके ऊपर नजर रख सकें। स्पाइंग, जैसे आपको स्पाई का मतलब पता है किसी के ऊपर नजर रखना, और वेयर अगेन कम्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो नजर रखने के लिए यूज होता है किसी की एक्टिविटीज के ऊपर। स्पाईवेयर अगर हम इन लिजिट वे बात करते हैं तो नाउ डेज हम सब के अराउंड स्पाईवेयर एग्जिस्ट करता है। इवन मोस्टली जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं उनके अंदर स्पाईवेयर आपको देखने को मिलता है। जो लेजिटिमेट एप्स आप यूज करते हैं उनके अंदर स्पाईवेयर और एडवेयर जो है वो इंटीग्रेटेड है।
इसीलिए जब आप कुछ टाइप करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आपको उस तरह की एड्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये स्पाईवेयर ही कर रहा होता है कि वो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है और उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी एडवेयर को पास करता है और फिर एडवेयर उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो एड्स शो कराते हैं। बोला जाता है इसे जो है ये एक टारगेट मार्केटिंग का जो है वो तरीका है। फिर हमारे पास स्केयरवेयर आ जाता है। स्केयरवेयर में बेसिकली आप डराते हो किसी बंदे को कि आपके सिस्टम के साथ जो है वो ये गलत हो जाएगा। लाइक आप कोई वेबसाइट जो है वो विजिट करते हो तो एक सडन पॉपअप होता है, एक डायलॉग बॉक्स आपके पास आता है जो आपको दिखाता है जी कि योर विंडोज इज अंडर अटैक, काइंडली रीस्टार्ट योर सिस्टम और काइंडली डाउनलोड दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड स्कैन योर सिस्टम। तो जैसे ही आप उसे डाउनलोड करते हैं, आपको तो ये लग रहा होता है कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वहां से कोई मालवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है और फिर आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। फिशिंग आ जाता है। फिशिंग से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड। इसको बेसिकली अगर आप इसको बोलते हैं हैकिंग, तो इटसेल्फ ये उस लेवल के ऊपर इसमें चीजें इन्वॉल्व नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ट्रिकरी भी बोला जाता है, किसी को ट्रिक करना, किसी को जो है वो पागल बनाना, जैसे जो है वो बोला जाता है, या किसी को इन सिंपल वर्ड्स पंजाबी में बोला जाता है किसी को गेड़ा देना। फिशिंग जो है इस फॉर्म ऑफ फ्रॉड। साइबर क्रिमिनल्स जो है वो ईमेल यूज करते हैं, इंसिडेंट मैसेजेस यूज करते हैं या डिफरेंट सोशल मीडिया जो है वो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिससे वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। फिशिंग ईमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फिशिंग ईमेल्स में क्या होता है, फिशिंग ईमेल्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं मेज़ान बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं मेज़ान बैंक का एक कंप्लीट पेज डिजाइन करूंगा, मेज़ान बैंक से मिलता जुलता डोमेन नेम ऑनलाइन परचेज करूंगा और फिर उस पेज के लिंक को ईमेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा और उसमें एक मैसेज लिखूंगा डेट आई एम फ्रॉम मेज़ान बैंक, और मैं जो है वो आपको इंटीमेट करता हूँ डेट आवर सिस्टम इज अंडर वाज अंडर अटैक, योर क्रेडेंशियल्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड नाउ, और प्लीज आप अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो एट दिस मोमेंट चेंज करें। नीचे आपको मेज़ान बैंक का लिंक नजर आएगा फॉर चेंजिंग योर पासवर्ड। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस लिंक पे जाएंगे, वो आपसे पहले लॉग इन करने का बोलेगा कि अपने प्रीवियस क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, आपके क्रेडेंशियल्स किसके पास चलेंगे? अटैकर के पास, और वहां से वो फिर आपके अकाउंट को अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकता है। और सेम में लाजमी नहीं है सिर्फ बैंक के साथ ऐसा हो, ये फेसबुक के साथ हो सकता है, जीमेल के साथ हो सकता है। कोई भी ऑनलाइन स्पेस जो एग्जिस्ट करती है उसको इस तरह से फिशिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और फिशिंग के फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं फर्दर, जैसे स्पेयर फिशिंग है। इसमें यह है कि जो प्रीवियसली हम बात कर रहे थे लेट्स से मेज़ान बैंक की, तो मेज़ान बैंक के जितने यूजर थे मैं उन सबको वो ईमेल भेज सकता हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेयर फिशिंग की, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक टारगेट ढूंढा ढूंढा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली सारी कैंपेन डिजाइन की जाती है। इसे बोला जाता है स्पेयर फिशिंग। ये फिशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप जो आप फिजिकल वर्ल्ड में फिशिंग है ना, मछलियां पकड़ना, उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। जैसा कि आप समुद्र में जाते हो, एक ओपन जाल फेंकते हो, उसमें जो जिस तरह की मछली फंस जाए, नो इशू, आप उसे कैप्चर कर लेते हो। फिर आप जाते हो फिश हंटिंग पे, स्पेसिफिक आप देखते हो कि मैंने फला मछली का शिकार करना है, ये मछली किन समुद्रों में मिलती है, किन पानियों में मिलती है, इसके शिकार करने का तरीकाकार क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप करते हो। तो सेम वे में स्पेयर फिशिंग में आप एक हाईली सोफिस्टिकेटेड टारगेट को सिलेक्ट करते हो, फिर उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते हो और फिर उसको अकॉर्डिंगली आप टारगेट करते हो। अब उसे आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो या सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के थ्रू भी कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप उसे कस्टमाइज्ड ईमेल भेजते हो और उससे फिर आप कोशिश करते हो क्रेडेंशियल्स निकलवाने की, या जो भी आपका होता है। फिशिंग आ गया, इसमें वॉइस ओवर की टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज किया जाता है। जैसे आपको कॉल्स आती हैं, स्पूफ कॉल्स आती हैं, आपको बोला जाता है जी कि मैं मेज़ान बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, और फिर अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। फार्मिंग आ जाती है। फार्मिंग बेसिकली इम्पर्सनेशन अटैक होता है। इट्स लाइक फिशिंग। जैसे मैंने आपको बताया फिशिंग के एक टाइप के वो क्या करते हैं कि एक पेज बना लेते हैं, एक जाल फेंक देते हैं, मतलब सॉरी, एक पेज बना लेते हैं मेज़ान बैंक का,
वेबसाइट बना लेते हैं और आपको फिर ट्रिक करते हैं, आपको ये शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं मीज़ान बैंक से बात करता हूँ, लेकिन इन रियल वो क्या कर रहे हैं, वो मीज़ान बैंक से नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये इम्पर्सनेशन दे रहे हैं कि वो मीज़ान बैंक से हैं। इसी तरह से वेलिंग आ जाता है। वेली भी एक फिशिंग अटैक है जिसमें हाई प्रोफाइल टारगेट्स को जो है वो, जैसे स्पेयर फिशिंग में होता है, तो सेम वे उसी का ये एक अनदर टर्म है वेलिंग के नाम से। वेलिंग जैसे वेल मछली है। देन हमारे पास ईमेल और ब्राउजर अटैक्स आते हैं जिनमें हमारे पास प्लगइन्स हैं, एसईओ पॉइजनिंग है और ब्राउजर हाईजैकर्स हैं। अगर प्लगइन्स की बात करते हैं तो डिफरेंट जो प्लगइन्स आप ऑनलाइन अपने ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट करते हो डिफरेंट फंक्शनलिटीज को इनहेंस करने के लिए, जैसे फ्लैश के हैं, शॉकवेव प्लगइन्स हैं या एडोब के प्लगइन्स हैं। अब इनसे आपको इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स और कार्टून एनिमेशन और इस तरह की चीजें अपने वेब पेज के ऊपर देखने को और फील करने को मिलती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप प्लगइन्स जो हैं वो किसी मलिशियस साइट से डाउनलोड किए हैं कुछ ऐसे, तो उनके थ्रू भी आपको जो है वो चीजें देखने को मिल सकती हैं। टैक्स एसईओ पॉइजनिंग आ जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है ताकि गूगल की रैंकिंग के अंदर अपने पेजेस की रैंकिंग को बेहतर किया जा सके, ताकि यूजर जब किसी पर्टिकुलर क्यूरी को एंटर करे तो उस क्यूरी के अगेंस्ट अगर आपका पेज मैप करता है तो आपका पेज एट टॉप रैंक हो। दिस इज कॉल्ड एसईओ, कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो और सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट के पेजेस की रैंकिंग को इंप्रूव करते हो ताकि वो एट टॉप शो हो सर्च रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन एसईओ पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है कि एक थ्रेट एक्टर एक मलिशियस वेबसाइट की एसईओ परफॉर्म करता है और उस मलिशियस वेबसाइट को एट टॉप रैंक कराने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड एसईओ पॉइजनिंग। और उससे होगा क्या कि जब वो वेबसाइट एट टॉप रिजल्ट्स के अंदर शो हो रही होगी तो लोगों के उसके ऊपर क्लिक करने की ज्यादा चांसेस हैं। जब भी कुछ पर्टिकुलर चीज पे सर्च करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिहेवियर यही होता है कि जो एट टॉप हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम सबसे अथेंटिक कंसिडर करते हैं और अकॉर्डिंगली हमें उसे ओपन करते हैं। तो एसईओ पॉइजनिंग के अंदर इस तरह से अटैक परफॉर्म होता है। ब्राउजर हाईजैकर आ जाता है। ब्राउजर हाईजैकर इज malware that alters the computer's browser settings to redirect the user to a website paid for by the cyber criminals customer. Browser hijacker usually installed without the user permission and usually part of a drive by download. अब ये आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं देखा हुआ है, आपका ब्राउजर हाईजैक हुआ कि आपने कोई फ्री एप्लीकेशन अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड की है, कोई गेम डाउनलोड की है, और जब आप अपना ब्राउजर ओपन करते हो तो वो सर्टनली एक वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाता है। तो उस पेज को उन्होंने बाय डिफॉल्ट जो है वो सेट कर दिया होता है आपके ब्राउजर के अंदर, वो सिंपली आप उसको जाके वहां से रिमूव भी कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कुछ चीजें ऑनलाइन डाउनलोड करते हो उस वक्त जब आप चीजों को अलाउ कर रहे होते हो एट दैट टाइम वो आपसे अलाउ लेता है और आपके ब्राउजर को वो रीडायरेक्ट करता है। यहाँ तक तो हमने भी बात की है मालवेयर की और डिफरेंट अटैक्स की। अब हम बात करते हैं डिसेप्शन की। डिसेप्शन क्या होता है? धोखा। ठीक है, किसी को ट्रिक करना। अच्छा जी। अच्छा, एडवेयर दो लफ्जों से मिलकर बना है, एडवर्टीजमेंट एंड वेयर स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि आप जेनेरिक एडवर्टीजमेंट दिखाई जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई ना कोई जो है वो क्राइटेरिया हो जिसकी बेस के ऊपर आप यूजर्स को ऐड पुश करो। तो वो क्राइटेरिया उसे मिलता है स्पाईवेयर से। स्पाईवेयर क्या करता है? आपकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखता है। लेट्स से मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कि यार मुझे बाइसाइकिल परचेज करनी है, मुझे कोई परफ्यूम परचेज करना है, मुझे कोई टी शर्ट परचेज करनी है, और एड स्पाईवेयर इस चीज को एक्टिविटी को जो है वो एनालाइज करता है और मेरे इंटरेस्ट भेज देता है एडवेयर को। अब एडवेयर के पास थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज की एड्स मौजूद हैं, जिसमें वाटर टैप्स भी हैं, जिसमें वॉलेट्स भी हैं, जिसमें कार भी है। अब मैं बाय करना चाह रहा हूँ बाइसाइकिल, लेकिन एडवेयर मुझे पुश कर रहा है कार की एड। तो बेनिफिट होगा ना, तो उस टारगेट कंपनी को जो है वो बेनिफिट होगा और ना ही यूजर को बेनिफिट होगा। तो एड जब स्पाईवेयर से इंटरेस्ट उसे मिल गया तो क्या करेगा एडवेयर? फिर वो मुझे मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड दिखाएगा। अगर मुझे परफ्यूम चाहिए तो मुझे परफ्यूम का ऐड जो है वो एडवेयर दिखाएगा। अगर मुझे जो है वो बाइसाइकिल चाहिए तो मुझे बाइसाइकिल का ऐड जो है वो दिखा रहा होगा। फिशिंग को मैंने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से आप
इन रियल लाइफ फिशिंग करते हो कि जाके जाल बिछाते हो, उस जाल में जो मछलियां फंस गई वो आपका शिकार होगी। सेम वे साइबर वर्ल्ड के अंदर फिशिंग भी यही होती है कि आप साइबर वर्ल्ड के अंदर एक जाल बिछाते हो और जो यूजर उस जाल में फंस जाते हैं वो आपके ट्रिक का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिजान बैंक का पेज बनाया, सारे के सारे यूजर मिजान बैंक को आपने वो पेज जो है वो भेज दिया, उनको बोला कि अपना पासवर्ड चेंज करें, हमारे पासवर्ड वाली जो डाटाबेस थी वो ब्रीच हुई है, तो काइंडली अपने पासवर्ड्स को चेंज। जैसे ही वो आपके उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो लिंक क्या होगा, वो आपने फेक पेज सेटअप किया हुआ है मिजान बैंक का, और वहां पे जैसे ही वो यूजर नेम और लॉगिन में अपना पासवर्ड एंटर करेगा तो वहां से वो क्रेडेंशियल्स किसके पास, आपके पास आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फिशिंग। देन आती है हमारे पास विशिंग। सेम काम जो आप ईमेल भेज के कर रहे थे, अब वो काम आप किसी को कॉल करके कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड विशिंग, कि अब आप वॉइस को यूज कर रहे हो। जैसे आपको कॉल आती है, वो कहते हैं जी हम मिजान बैंक से बात कर रहे हैं, मैं जोंग से बात कर रहा हूँ, मैं फलां पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, तो वो आपके साथ विशिंग के थ्रू जो है वो ट्रिक कर रहे हैं। मतलब इस तरह के जो अटैक्स हैं उनको विशिंग बोला जाता है, जिसमें आप वॉइस ओवर आईपी या आपकी वॉइस टेक्नोलॉजीज, टेलीफोन वगैरह, ये आपके इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, दो चीजें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्योंकि आपके सिस्टम के ऊपर एक लेजिटिमेट एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं होता, तो वो डेट्स वाई आपको बोल रहे होते हैं योर पीसी इज एट रिस्क। आपने क्योंकि उसका पेड वर्जन इंस्टॉल नहीं किया होता, आपके पास एक कंप्लीट प्रोटेक्शन मौजूद नहीं होती, या जो पॉलिसीज आप यूज कर रहे होते हैं उन पॉलिसी के अंदर सम टाइम जो है वो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, या कोई आउटडेटेड आप सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हो, उसकी बेस पे भी वो आपको बोल सकता है योर पीसी इज एट रिस्क। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ आपसे जो है वो अपनी सब्सक्रिप्शन चाह रहे होते हैं कि आप उनकी लें, उनको पे करें और लेजिटिमेट उनका जो है वो सिस्टम आप यूज करें। और सम टाइम आपके सिस्टम में मालवेयर आ जाता है, तो फिर वो मालवेयर को डिटेक्ट करता है, उसमें वो आपको ये नहीं बताता योर पीसी इज एट रिस्क। अच्छा, वेलिंग और स्पेयर फिशिंग काइंड ऑफ सेम थिंग्स। विशिंग में क्या था कि हमने ओपनली एक जाल डिजाइन किया और उसे फेंक दिया, जो उसमें फंस गया। और वेलिंग का मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक स्पेसिफिक टारगेट सेलेक्ट करते हो, लेट्स से किसी कंपनी का सीईओ, किसी डिपार्टमेंट का जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर, किसी कंट्री का जो है वो प्राइम मिनिस्टर। दिस इज कॉल्ड वेलिंग, कि आप हाईली सोफिस्टिकेटेड टारगेट जो है सिलेक्ट करते हो और फिर उस टारगेट के बारे में आप इंफॉर्मेशन फेच करते हो जो भी पॉसिबल है, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप उसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड वेलिंग। जी, अगर आपको उसका भी लिंक आ रहा है तो नो इशू, क्योंकि आप प्रीवियसली क्लास में एनरोल्ड थे, तो डेट्स वाई वो आपको लिंक जो है वो आ रहा है। आप जो न्यू वर्जन है नेटगेट का, उसके थ्रू आप नहीं कर सकते, प्रीवियस वाले के थ्रू कर सकते थे। अच्छा जी, बाकी क्वेश्चन जो इस तरह के हैं ना, उनका इंशाल्लाह जो है ना वो एंड पे आपको जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एंड यू हैव सम इश्यूज विद द मॉड्यूल। मेरे एंड से साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स के सारे मॉड्यूल ओपन है, तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है, लेट मी चेक। अभी हम रिकन्फर्म कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का इशू आता है जी कि हमें सर अपना कोर्स नजर नहीं आता। तो जो स्टूडेंट्स तो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के अंदर इनरोल्ड हैं, उनका कोर्स पड़ा है नेटगेट के ऊपर। और जो साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स के अंदर इनरोल्ड हैं, उनका है लेगेसी नेटगेट के ऊपर। अब हम आते हैं लेगेसी के ऊपर, क्योंकि हमारा साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स है। यहाँ पे ये हमारा कोर्स है, यहाँ से इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। अच्छा जी, ये आपके सीएससी के एग्जाम्स ओपन है, आप लोग चाहे अभी राइट नाउ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके पास अवेलेबल हैं। आफ्टर द
कंप्लीशन ऑफ आवर कोर्स कंटेंट मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट डेट क्या है आपकी एग्जाम अटेम्प्ट करने की, और आपको एग्जैक्ट उसी डेट से पहले पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आपके पास 21 फरवरी 2025 आ रहा है, तो ये आपकी एंड डेट नहीं है। आपका कोर्स इससे मतलब नवंबर के मंथ में होपफुली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बाय द मिड ऑफ नवंबर। लेकिन अभी जो ये टेंटेटिव डेट है, बाकी जैसे ही हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको एक टाइम दिया जाएगा जिसमें आपने अपना फाइनल एग्जाम, कोर्स फीडबैक, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। फ्रॉम नाउ एग्जाम्स एक्टिवेट हैं, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कुलसूम हनीफ, आप काइंडली मुझे ना मेरे ईमेल पे आप अपनी क्यूरी जनरेट करें, मेरे साथ आप स्क्रीनशॉट्स शेयर करें जो आपको एरर देखने को मिलता है, और ये ईमेल मैंने मेंशन कर दिया अपने यहाँ। वापिस आते हैं अपने। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं डिसेप्शन के बारे में। सोशल इंजीनियरिंग आ गया। Social engineering is completely non-technical means for a criminal to gather information on a target. Social engineering क्या है जी, कि इसमें टोटली नॉन टेक्निकल जो है ना ये ट्रिक है जिसके थ्रू आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, या डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जिसके थ्रू आप लोगों को ट्रिक करते हो। इसके लिए आपको इवन टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग से रेलिवेंट बेशुमार अटैक्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और लोग जो हैं उसका शिकार भी हो रहे होते हैं। क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग का एक जो है ना आंसर ये भी है कि इसमें लोग कितने हेल्पफुल हैं या कितनी विलिंगनेस है उनकी किसी दूसरे को हेल्प करने के अंदर। तो अक्सर जो यही बिहेवियर है ना, ये उनके लिए वीकनेस बन जाता है। देयर आर सम टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जैसे कि प्री टेक्सटिंग है। This is when an attacker calls an individual and lies to them in attempt to gain access to privileged data. An example involves an attacker who pretends to need personal or financial data in order to confirm the identity of the recipient. For example, वो आपको कॉल करते हैं। मिजान बैंक से हम बात कर रहे हैं जी, आपके लिए हमारा एक पार्सल है जो हमने आपको डिलीवर कराना है, बट वी नीड टू कंफर्म योर एड्रेस एंड एवरीथिंग। और वो अगेन आपसे आपका डाटा ले सकते हैं, और बाद में उस डाटा को वो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो यूज कर सकते हैं। सेम गोज फॉर, मतलब डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो इसके अंदर बन जाते हैं, जिसमें प्री टेक्सटिंग है, जिसमें आपको कॉल करते हैं और आपसे झूठ बोलते हैं। समथिंग लाइक विशिंग, फिर समथिंग फॉर समथिंग आ जाता है। दिस इज व्हेन अटैकर रिक्वेस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्टी इन एक्सचेंज फॉर समथिंग लाइक अ गिफ्ट। जैसे ऑनलाइन आप डिफरेंट एड्स देखते हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है कि ये पर्टिकुलर चीज फ्री है, आप जस्ट इसे डिलीवरी फी पे करें और आप इसे क्लेम कर सकते हैं। या आपको देखने को मिलता है कि डिफरेंट जॉब एप्लीकेशन जो हैं वो ऑनलाइन मौजूद हैं, जब आप उन पर अप्लाई करते हो तो आपको ह्यूज फॉर्मेट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ती है। और कुछ में तो ऐसा है, अब जैसे कि समथिंग फॉर समथिंग की एक परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो 2019 के अंदर मैंने एक ऐसा जो है वो सिस्टम देखा था जिसमें इत्तेहाद एयरवेज के नाम से, शायद इत्तेहाद एयरवेज था या इत्तेहाद ग्रुप था ऐसा, उसके नाम से एक वेबसाइट थी जो कि लगता यही था कि ये एक्चुअल इत्तेहाद ग्रुप की ही वेबसाइट है। उसके ऊपर न्यूमरस जॉब पोस्टिंग्स आती थी यूए के लिए, और जिस पे लोग अप्लाई करते थे, और जैसे ही वो अप्लाई करते थे आफ्टर सम टाइम उनको कंफर्मेशन मिलती थी दैट यू आर सिलेक्टेड, और आफ्टर दैट उनको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता था। उस लिंक पे उनके कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उनके सीएनआईसी, पासपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग वो डिमांड करते थे। यानी कि वो ट्रिक करते थे कि आपको जॉब देना चाह रहे हैं, लेकिन इन रियल वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का डाटा जो है वो गैदर कर रहे थे। इंटेंशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, इट्स ऑन अटैकर के वो आपके डाटा को किस तरह से यूज करना चाहता है। देन कम्स द शोल्डर सर्फिंग एंड डस्टर डाइविंग। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप किसी जो है वो रेस्टोरेंट में गए हो या किसी पेट्रोल पंप पे गए हो, आपने वहां पे जो है वो पेट्रोल भरवाया, जैसे ही आप उसे कार्ड देते हो, अब आपको नहीं पता लेकिन उसकी बैक पे कैमरा लगा हुआ है, या उसके शोल्डर पे या उसकी पॉकेट के अंदर एक कैमरा है, वो जस्ट कार्ड फ्रंट और बैक एक दफा जो है वो देखेगा और आपका डाटा जो है वो कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग, कि उसने क्या किया, आपको एक लिजिटिमेट काम के लिए आपसे आपका कार्ड लिया और फिर उसको उसने स्कैन कर लिया। डंपस्टर डाइविंग क्या होता है कि इसमें जब आप एक अटैकर सिलेक्ट, एक विक्टिम सिलेक्ट कर लेते हो, तो फिर
आप उस ऑफिस की जो डंपस्टर होता है, जो बिन्स होते हैं, आप उनको भी सर्च आउट करते हो फॉर अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, आप टारगेट करना चाहते हो स्टेट बैंक, आप देखते हो कि स्टेट बैंक से डेली जो है वो 10 किलो या 15 किलो रद्दी जो कि कूड़े में निकलती है और वो जाती है, तो आप उसको परचेज करना शुरू कर दोगे टू गेट समथिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। डिपेंड्स। फिर आते हैं impersonations and hoaxes. Impersonation is the active is pretending to be someone else. For example, a recent phone scam targeted taxpayers. A criminal posing as an IRS employee told the victim that they owed money to the IRS. अब इसमें ये क्या है कि impersonation and hoaxes अटैक, ये अटैक पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको कॉल आती है, बताते हैं जी कि मैं फलां थाने से बात कर रहा हूँ, आपका जो है वो। अब प्रीवियसली हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ अटैक्स, जिसमें हमने विशिंग भी देखा था। अब यहाँ पे डिसेप्शन है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। वो अटैक थे, ये उस अटैक के अंदर जो टेक्निक्स यूज हो सकती हैं, ये वो टेक्निक्स हैं। अब ये टेक्निक्स भी सिर्फ यही नहीं है, डिफरेंट हो सकती हैं डिसेप्शन की। इंपर्सोनेशन एंड हॉक्सिस क्या होता है कि वो आपको कॉल करता है, बताता है जी कि आपका जो बच्चा है वो फलां इस जो है वो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व था, हमने इसे पकड़ा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसे फ्री कर दें, हम तो लेके जा रहे थे पुलिस स्टेशन, अगर चाहते हैं इसे फ्री कर दें तो आप काइंडली इतने पैसे जो हैं वो हमारे नंबर पे इस नंबर पे भेज दें। और वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आपने कॉल ड्रॉप नहीं करनी, आप कॉल पे रहते हुए उनसे बात करते हुए पैसे जो है वो उनको ट्रांसफर करते हैं। दिस इज के वो आपको इम्पर्सोनेट कर रहे होते हैं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, और साथ हॉक्सेस क्रिएट कर रहे होते हैं, आपके हवासों पे सवार हो रहे होते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इस वक्त मुश्किल के अंदर है, या उस पर जो है वो FIR हो जाएगी। फिर आता है पिगी बेकिंग एंड टेल गेटिंग। पिगी बेकिंग occurs when a criminal tags along with an authorized person to gain entry into a secure location or restricted area. For example, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं और वहां पे आप देखते हैं कि एक जो है वो वेल नोन पर्सन आया है या वेल रिप्यूटेड पर्सन आया है। लेट्स से कोई आपका पॉलिटिशियन है, और आप देखते हैं कि 4 5 6 बंदे उसके साथ हैं जो वहां पे एंट्रेंस ले रहे हैं, तो एक बंदा और जो कि पब्लिक में था वो भी उनके साथ शामिल हो जाएगा और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजर जाएगा। जो वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल से उनके माइंड में यही है कि ये बंदा इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ है, लेकिन इन रियल वो क्या है, उसने टेल गेटिंग परफॉर्म की है। ऑनलाइन ईमेल एंड वेब बेस्ड ट्रिकरी। अब इसके अंदर आपकी हॉक्सेस ईमेल भी आ जाते हैं, आपकी जोक्स, फनी मूवीज, नॉन वर्क रिलेटेड ईमेल्स आ सकती हैं जो कि आपकी कंपनी की पॉलिसी को जो है वो वायलेट करती हैं। अब ये थी हमारे पास डिसेप्शन, देन हमारे पास आते हैं अटैक्स। यस जी, जो कोर्सेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो आप हमसे कर सकते हैं, अदरवाइज नेट अकेडमी से ऊपर से तो आप जो मर्जी कोर्स एज पर योर चॉइस, और वो आपका सेल्फ लर्निंग पे होगा, उसका वीडियो के साथ कोई जो है वो लिंक नहीं होगा। देन आता है हमारे पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। ये टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। प्रीवियसली हम देख रहे थे, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर और मिलिशियस कोड्स थे। फिर हमने देखा डिसेप्शन, धोखाधड़ी साइबर वर्ल्ड के अंदर किस तरह से होती है, और अब हम वो मालवेयर किस तरह के अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, अब वो अटैक्स हम देख रहे हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म हो सकता है, आर टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक जिसमें क्या होता है कि आपके नेटवर्क की सर्विसेज, यूजर डिवाइसेस, एप्लीकेशन वो अनअवेलेबल हो जाती हैं। They can easily interrupt communication and cause significant loss of time and money. These attacks are relatively simple to conduct even by an unskilled attacker. इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सोर्स की तरफ बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट की जाती है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता और अनअवेलेबल हो जाता है। इसकी लिजिटिमेट एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो जैसे कि जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है, 22 FSD लेट से रिजल्ट आता है, तो बहुत ज्यादा यूजर्स जो हैं वो एट द सेम टाइम अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि सर्वर के पास उसकी कैपेसिटी से ज्यादा क्यूरीज चली जाती हैं, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता और सिस्टम अनअवेलेबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस। और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर क्या होता है कि एक यूजर जो है वो एक अटैकर जो है वो जानबूझ के एक सोर्स की तरफ फेक ट्रैफिक जनरेट करता है।
मलिशियस पैकेट जनरेट करता है जिसके थ्रू सिस्टम डिनायल ऑफ सर्विस की स्टेट में चला जाता है। देन कम्स द स्निफिंग। स्निफिंग अटैक क्या होता है? इट इज सिमिलर टू ईज ड्रॉपिंग ऑन समवन, कि आप किसी पे नजर रख रहे हो। इसके लिए वो आपके नेटवर्क के साथ अटैच हो गया और आपके नेटवर्क के ऊपर आने वाली हर ट्रैफिक को वो मॉनिटर कर रहा है। प्रीवियसली अगर हम बात करते हैं, जब हम HTTP को यूज कर रहे थे तो सारा का सारा जो ट्रैफिक था वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता था। तो इन दैट सिनेरियो अगर कोई स्निफिंग करता था तो उसको पता चल जाता था कि आप मतलब एवरीथिंग उसको पता चल जाती थी कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की है, क्या डाटा एक्सचेंज किया है, क्या आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया है, एवरीथिंग। लेकिन नाउअडेज बिकॉज हम HTTPS यूज कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो पता चल जाता है कि आप मतलब जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो रही होती है। अगर कोई स्निफ कर भी लेता है तो वो सिर्फ पैकेट हेडर को देख सकता है, जो एक्चुअल पैकेट कंटेंट है उसके लिए उसे फर्दर जो है वो अटैक्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। तो स्निफिंग में क्या होता है, जैसे वाईशार्क है या डिफरेंट टूल्स हैं, इनके थ्रू आप स्निफिंग परफॉर्म कर सकते हो। Then comes the spoofing. Spoofing is an impersonation attack. It takes advantage of a trusted relationship between two systems. If two systems accept the authentication accomplished by each other, an individual logged onto one system might not go through an authentication process again to access the other. तो spoofing क्या होता है कि ये भी एक किस्म का impersonation attack है, एक किस्म का, लेकिन exactly ये मतलब impersonation होता है कि आप किसी को शो करवाते हो कि आप एक ट्रस्टेड पर्सन, जैसे आपको कॉल की है तो आपको वो इम्पर्सोनेट कर रहे हैं कि मैं मैदान बैंक से बात कर रहा हूँ। तो स्पूफिंग में क्या होता है कि एक सिस्टम है, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, सिस्टम सी है। अब सिस्टम ए ट्रस्ट कर सिस्टम बी सिस्टम सी को ट्रस्ट करता है। सिस्टम ए ने सिस्टम बी को हैक किया। अब एक तो सिनेरियो ये है कि वो सिस्टम सी को भी हैक करे, और दूसरा सिनेरियो ये है कि उसने क्योंकि सिस्टम बी को हैक कर लिया है और सिस्टम सी सिस्टम बी को ट्रस्ट करता है और वो उसको विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन एक्सेस देता है, तो वो सिस्टम बी के थ्रू सिस्टम सी को भी टारगेट कर लेगा। यानी कि उसको ये लगेगा सिस्टम सी को कि मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है सिस्टम बी, लेकिन इन रियल कम्युनिकेट कौन कर रहा है? सिस्टम ए जिसने हैक किया। दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। और ये आपकी सेशन स्पूफिंग, IP स्पूफिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पूफिंग जो हैं वो आपको देखने को मिलती है। आप स्पूफिंग भी होती है जिसमें क्या होता है कि आपकी डिवाइस का IP एड्रेस वो अपने पास सेट कर लेता है, तो आपके पास ट्रैफिक आने के बजाय उसके पास जा रही होती है। देन हमारे पास आता है जी मैन इन द मिडल अटैक। इसमें क्या होता है कि आपके, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि ये दो बंदे जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये यूजर है और ये एक वेब सर्वर जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, और ये इन द मिडल एक अटैकर जो है वो बैठा है जो आप दोनों की ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक। आप जो पैगाम भेजते हो वो यहाँ पे उसे इंटरसेप्ट करता है, रीड आउट करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करता है और सर्वर को भेज देता है। सर्वर से वो यहाँ पे रिसीव करता है और अगेन वो यहाँ से उसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली रीड करता है। अगर चेंज करना है चेंज करना है, चेंज करता है और आपके पास भेज देता है। विक्टिम को ये लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन वेब सर्वर के साथ हो रही होती है और वेब सर्वर को ये लगता है कि मैं डायरेक्टली विक्टिम के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। बट इन रियल यहाँ पे एक बंदर यहाँ पे एक मलिशियस बंदा बैठा है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। इसके लिए भी मल्टीपल वेज आपके पास मौजूद हैं, इंटरनेट के ऊपर आप इन्हें सर्च कर सकते हैं। जीरो डे अटैक्स आ जाते हैं। जीरो डे अटैक्स समटाइम्स रेफर टू एज अ जीरो डे थ्रेट। अब जैसा कि लबनान वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो डेट वाज अ जीरो डे थ्रेट टू, कि उनको पता ही नहीं था कि ये पेजेस इस तरह से भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। जीरो डे अटैक क्या होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है जो कि अनडिस्क्लोज्ड होती है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसको भी पता नहीं होता कि इस सिस्टम के अंदर ये वल्नरेबिलिटी मौजूद है। कोई और बंदा उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढ लेता है और उसके थ्रू वो आपके सिस्टम को टारगेट करता है। चाहे आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय की है, जीरो डे अटैक जो है उनको बाईपास कर सकता है अगर आपको जो है वो अगर उसको एक लेजिटिमेट वल्नरेबिलिटी जो है वो मिल जाती है। देन हमारे पास कीबोर्ड लॉगिंग आ जाता है। ये आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कीबोर्ड्स के लॉग्स जनरेट करते हैं। जो भी की स्ट्रोक आप प्रेस करोगे उसका एक प्रॉपर लॉग जो है वो मेंटेन होता है और अटैकर के पास वाया ईमेल या थ्रू एनी सोर्स ऑफ जो है वो कम्युनिकेशन वो उसके पास जा सकता है। जो भी आप कीज प्रेस करोगे वो सारी की सारी कीज रिकॉर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने मिजान बैंक .com लिखा
तो वहां पे लॉग चला गया mizanbank.com। फिर यूजर नेम मैंने लिखा अपना, ईमेल और फिर पासवर्ड लिखा, तो अकॉर्डिंगली वो भी वहां पे नोट डाउन हो जाएगा। जब अटैकर के पास जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा होगा, जब वो देखेगा mizanbank.com तो सब चल जाएगा कि जो मेरा विक्टिम है उसने मिजान बैंक को विजिट किया। जब वो ईमेल देखेगा उसमें चल जाएगा कि ये उसकी यूजर नेम है, और फिर अकॉर्डिंगली जो नीचे पासवर्ड आपने लिखा हुआ है उसको पासवर्ड टैब में एंटर करेगा और आप एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन आपने की होगी थ्रू कीबोर्ड, जो भी प्रेस किया होगा, हर की स्ट्रोक उसके पास जा रहा होगा। उसके बाद फिर क्रिमिनल के ऊपर आता होता है कि उसने उस डाटा को अंडरस्टैंड करना है। देन आता है हमारे पास ग्रेवेयर एंड स्मिशिंग। ग्रेवेयर के अंदर includes application that behave in an annoying or undesirable manner. Grayware may not have recognized malware concealed within, but it still may pose risk to the user. Grayware is becoming a popular problem area in mobile security with popularity of smartphones. अब ग्रेवेयर इटसेल्फ अगर देखा जाए तो ये कोई मतलब लाजमी नहीं है कि इसके अंदर आपको मालवेयर मिले, लेकिन होता क्या है, अब एक एप्लीकेशन है जिसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको फनी जोक्स शो कराना, कुछ ऐसी चीजें आपको शो कराना, या मतलब, लेकिन जब उस आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे स्टोरेज के राइट्स भी ले रही है, आपसे माइक के राइट्स भी ले रही है, कैमरा के भी ले रही है, आपसे जो है वो माइक के राइट्स भी ले रही है, स्पीकर के राइट्स भी ले रही है, सारे राइट्स ले रही है। अब उस एप्लीकेशन को ऑपरेट होने के लिए इन राइट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल वो उन राइट्स की जो है वो आपसे ले लेती है। डेट मीन्स कि उन राइट्स को वो मिस यूज कर सकती है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेवेयर, कि जहां पे एप्लीकेशंस ऐसे राइट्स ले रहे हो जिन राइट्स की उन्हें जरूरत नहीं है, या ऐसी एप्लीकेशंस जो कि लग आपको लिस्ट में रही हैं लेकिन इन रियल उनके अंदर आपको प्रॉब्लम जो है वो मिल सकता है। जैसे आपके पास व्हाट्सएप जीबी के नाम से एक एप्लीकेशन थी, बहुत वाइडली यूज हुई है, तो वो भी समवट ग्रेवेयर के अंदर जो है वो आती है। स्मिशिंग इन शॉर्ट फॉर एसएमएस फिशिंग। अब जैसे आपको फिशिंग एक्सप्लेन की है, वो सेम काम जो है वो एसएमएस के थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे हम डिसेप्शन की बात कर रहे थे, तो एक और आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है जिसमें वो क्या करते हैं जी, आपको ओलेक्स पे ऐड नजर आती है सिंध वाली साइड की, और उधर से आपको जब आप उस ऐड के साथ कम्युनिकेट करते हो तो आपको बहुत इस्लामिक माहौल के अंदर वेलकम करता है, और मतलब प्रिटेंड ये करता है कि वो बहुत एक दीनदार शरीफ ईमानदार आदमी है, और फिर वो आपके साथ कम्युनिकेट करता है, अकॉर्डिंगली आपको एक बहुत ज्यादा कैची ऑफर देता है। फॉर एग्जांपल, एक 12 लाख का भी हैकल है तो वो आपको 7 लाख 8 लाख के अंदर ऑफर कर देता है। वो आपको बोलता है आप इस प्लेस के ऊपर आओ, तो मैं आपको आपकी चीज दिखा देता हूँ और आप इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस उनकी हदूद में जाते हैं, वो आपको किडनैप करते हैं, अपने पास ले जाते हैं, और फिर वो आपसे रैंसम डिमांड करते हैं, आपसे तावान डिमांड करते हैं। और बहुत सारी एग्जांपल इस तरह की हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये वाइडली आपको देखने को मिल रहे हैं। देन हमारे पास रोग एक्सेस पॉइंट आते हैं। आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं, वहां पे आपने देखा है वायरलेस एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल्ड है, आप अपने नेटवर्क अपने सिस्टम पे अपने फोन पे चेक करते हैं, आपको सिग्नल शो होते हैं, ओपन नेटवर्क शो होता है, और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये इशू आता है कि हम उस वाईफाई एक्सेस पॉइंट को मतलब कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारी पर्सनल डिवाइस है विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा। अब वो जो एक्सेस पॉइंट है, जो आप किसी एयरपोर्ट, किसी बस स्टैंड, या किसी आप रेस्टोरेंट के साथ कनेक्ट हुए, वट इज द पॉसिबिलिटी कि वहां पे कोई जो है वो मलिशियस पर्सन था और उसने हॉटस्पॉट ओपन किया हुआ था बस स्टैंड के नाम से, रेस्टोरेंट के नाम से, या एयरपोर्ट के नाम से, जिसके साथ आप कनेक्ट हुए, और फिर आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो सारी की सारी किस वाईफाई एक्सेस पॉइंट के साथ हो रही है, जो हॉटस्पॉट उसने ओपन किया, तो वो बहुत इजीली आपकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट भी कर सकता है, और अकॉर्डिंगली उसे वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स जो हमने प्रीवियसली रीड किए उनको भी परफॉर्म कर सकता है। देन वी हैव द आरएफ जैमिंग, दिस इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग। इसमें जो है वो वायरलेस सिग्नल्स की बात करते हैं, दे आर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जो आपकी ईएमआई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है, उससे आपके वायरलेस सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस आरएफआई में इवन बी ससेप्टेबल टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स और नोज फ्रॉम फ्लोरेसेंट लाइट्स। इवन के जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो आपकी थंडरिंग हो रही होती है, बिजली चमकती है, उससे भी जो है ना
डिस्टर्ब होते हैं। और इसी के साथ डेलिबरेट जैमिंग जो होती है कि उसके थ्रू भी आपके जो वायरलेस सिग्नल्स जो हैं वो आपके ससेप्टेबल है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ जैमिंग डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन ऑफ अ रेडियो और सैटेलाइट स्टेशन सो दैट द सिग्नल डज नॉट रीच द रिसीविंग स्टेशन। कि वो क्या करते हैं कि वहां पे जो है वो आरएफ जैमिंग डिवाइसेस जो हैं वो ऑन करते हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब करती हैं, और उससे क्या होता है कि वो जो रिसीवर होता है उस तक रीच नहीं कर पाती। देन ब्लू जैकिंग एंड ब्लू स्नफिंग आ जाता है। इस ब्लू जैकिंग की जो टर्म है ये आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए जो है वो यूज की जाती है। इसमें के आप ब्लूटूथ डिवाइसेस के थ्रू अनऑथराइज मैसेजेस जो हैं वो आप भेज सकते हैं। जैसे आप सब लोगों ने अगर आप में से किसी लोगों ने अगर सैम्बियन फोन्स किए तो उनके अंदर ऐसी एप्लीकेशन मौजूद थी जिनके थ्रू अगर किसी की ब्लूटूथ ओपन है, किसी की ब्लूटूथ ओपन है सिर्फ, तो आप विदाउट हिज नॉलेज उसकी उसके साथ कनेक्ट होकर उसके सिस्टम से मैसेजेस या कॉन्टेक्ट्स वगैरह आप स्टील कर सकते थे। फिर हमारे पास आते हैं जी अटैक वायरलेस एंड मोबाइल अटैक्स के अंदर WEP एंड WPA अटैक्स। WEP जो है वो आपका वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है और WPA है आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अगर WEP की बात करते हैं तो जब इंटरनेट एस्टेब्लिश हुआ एट स्टार्ट, तो तब सिर्फ आपके पास इथरनेट का ऑप्शन था और उसी के थ्रू आपका डाटा राउट करता था। और इथरनेट के लिए ये जरूरी है कि अगर आपने डाटा के ऊपर नजर रखनी है तो आपको फिजिकली वायर के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। ओनली देन आप जो है वो उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको आप देख सकते हो। लेकिन जैसे ही रेवोल्यूशन आई, हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स आए, हमारे लिए एक प्रॉब्लम एरिया जो है वो मजीद बढ़ गया कि अब जो वायरलेस सिग्नल्स हैं उनके लिए यूजर को फिजिकली होना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आपके ऑफिस के बाहर भी सिग्नल जा रहे हैं वाईफाई पे और वहां पे कोई बंदा बैठा जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए और फिर वो आपकी कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर सकता है। वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइसी उस वक्त जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो स्टैब्लिश किया गया। ये एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था एज वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि वायर्ड के अंदर आप फिजिकल मेजर्स ले रहे थे और वाईफाई के अंदर फिजिकल मेजर्स आपके पास काफी कम हो गए थे। WEP के अंदर एक की को यूज किया जाता था इंक्रिप्शन के लिए और इसमें कोई की मैनेजमेंट नहीं थी, यानी कि जितने ज्यादा नंबर लोगों के यूजर्स के बढ़ते थे उसी के साथ जो की थी वो उन लोगों के साथ शेयर होती थी और सेम की जो है वो शेयर हो रही होती थी। तो इन दैट सिनेरियो अगर किसी एक बंदे की कंप्रोमाइज होती तो सारे के सारे की जो कम्युनिकेशन थी वो अनरिलायबल हो जाती थी। तो इस चीज को देखते हुए एक न्यू प्रोटोकॉल आया जो कि रिवाइज्ड वर्जन था जिसको आप WPA बोलते हैं, WPA2 बोलते हो, जो कि आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस था। इसमें ये जो की प्रोविजनिंग है इसको शामिल किया गया। अब जो भी यूजर आता है उसे एक न्यू की जो है वो ऑफर की जाती है। लेकिन WPA2 is susceptible to attack because cyber criminals can analyze the packets going between the access and a legitimate user. Cyber criminal can use a packet sniffer और फिर वो उसके बाद ऑफलाइन अटैक्स उसके ऊपर रन कर सकते हैं उसे डिक्रिप्ट करने के लिए। Improved protocol to replace WPA does not have the same encryption problem because an attacker cannot recover the key by observing traffic। और यहाँ पे ये भी था कि ट्रैफिक को ऑब्जर्व करते हुए की को भी वो देख लेते थे और फिर उसको यूज कर लेते। डिफेंडिंग अगेंस्ट वायरलेस एंड मोबाइल अटैक्स। अब बहुत सारी जो आपकी WLAN प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। सम टाइम अटैकर जो है वो इसी चीज का फायदा उठाता है और वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग के थ्रू ऑथेंटिकेट करता है सिस्टम के साथ और फिर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को चेंज कर सकता है या जो भी अटैक्स परफॉर्म करना चाहे अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकता है। Restricted access point placement within a network by placing these devices outside the firewall or within a demilitarized zone which contains other entrusted such as email and वेब सर्वर। अब इसमें डीमिलिटराइज जोन क्या होता है कि आप क्या करते हो अपने कंपनी के जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप दो दो जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो। एक तो आपके होंगे पब्लिक फेसिंग सर्वर, वो सर्वर जिसके साथ पब्लिक को कम्युनिकेट करना होता है, और दूसरा आपका होता है इंटरनल सर्वर जिसके सिर्फ और सिर्फ आपके एम्प्लॉयज जो है उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं या आपके जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स हो सकते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर और ये सारे लोग, तो वो उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो आप क्या करते हो कि उसको एक सिक्योर जोन में जो है वो डिप्लॉय करते हो इंटरनल को, और बाकी जो आपके हैं उनको आप डीमिलिटराइज जोन में
जो है वो प्लेस कर देते हो, ताकि अगर अटैक आता है तो पब्लिक सर्वर्स के ऊपर आ जाए, रेदर देन दिस कि आपके इंटरनल सिस्टम्स को भी वो डैमेज करें। WLAN tools such as NetStumbler may discover rogue access point or unauthorized workstation. Develop a guest policy to address the need when legitimate guests need to connect to the internet while visiting. अब इसमें क्या होता है, NetStumbler एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप rogue access points को या unauthorized जो workstations हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उनको आप डिस्कवर कर सकते हो। फर्दर ये है कि आप अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स के अंदर, अपनी डिवाइसेस के अंदर एक गेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जिसमें आप पॉलिसी सेट करोगे कि अगर कोई पर्टिकुलर यूजर आता है, गेस्ट आता है, तो वो किस तरह से कनेक्ट होगा। फॉर ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज यूटिलाइज अ रिमोट एक्सेस वर्चुअल पॉइंट, और अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने होम एक्सेस के थ्रू भी सिस्टम को एक्सेस करना है, तो आपको फिर चाहिए कि आप VPN के थ्रू उन्हें एक्सेस जो है वो पास ऑन करो। देन हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आ जाती है। ये वेब एप्लीकेशंस के अंदर वल्नरेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। XSS allows criminal to inject scripts into the web pages viewed by the user. This script can contain malicious code. इसमें क्या होता है कि जब आप किसी पेज को व्यू करते हो, तो उसका स्क्रिप्ट जो है वो आपके ब्राउजर में आके एग्जीक्यूट होता है। तो अगर किसी ने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग परफॉर्म की है, तो क्या है कि उनका जो क्लाइंट साइड का वो था ना, स्क्रिप्ट था, उसके अंदर उसने मालवेयर इंजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप उस पेज को विजिट करोगे, तो वहां से जब उसका क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में आके होगा, तो वो वहां से मालवेयर भी जो है वो आपके सिस्टम में आ सकता है। द साइबर क्रिमिनल डज नॉट टारगेट अ विक्टिम डायरेक्टली, द क्रिमिनल एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी विद इन अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। क्रिमिनल इंजेक्ट क्लाइंट साइड, और लाजमी नहीं है कि इसके लिए वो कोई मतलब वेबसाइट ही न्यू डिजाइन करेगा। हो सकता है कोई लिजिटिमेट वेबसाइट है और उसके अंदर उसे वर्नेबिलिटी ऐसी मिल जाती है जिसके अगेंस्ट वो उसे अलाउ करती है कि आप उसके क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के अंदर कोड इंजेक्ट कर सको। तो वहां पे आप फिर मालवेयर इंजेक्ट कर देते हो, और जैसे कोई यूजर उस लिस्टिमेट वेबसाइट को विजिट करता है, तो उसके साथ उसे मालवेयर देखने को मिलता है। कोड इंजेक्शन अटैक्स आ जाते हैं। वन वे टू स्टोर डाटा इज अ डेटाबेस। तो यूज अ डेटाबेस, मतलब वेबसाइट्स जो डाटा स्टोर करती हैं वो बैकएंड पे डेटाबेसेस के साथ अटैच होती हैं, और डेटाबेस के अंदर जो है उनका डाटा स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप फेसबुक के ऊपर जाते हो और वहां पे यूजर नेम टैब के अंदर अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हो, तो वो आपकी क्यूरी बैक एंड पे डेटाबेस के साथ जाती है, वहां पे वैलिडेट होती है और फिर आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो सेम वे में कोड इंजेक्शन अटैक्स क्या होते हैं कि अगर आपने अपनी डेटाबेस को प्रॉपरली वैलिडेट नहीं किया, उसकी इनपुट को प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं, तो कोई बंदा आएगा और एसक्यूएल की क्यूरी टाइप करेगा आपके यूजर नेम वाले टैब में, और अगर वो क्यूरी आपकी डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट हो गई, तो उसके अंदर जो डाटा मौजूद होगा वो उस क्यूरी के अगेंस्ट आपको शो करा देगा। तो दिस इज कॉल्ड कोड इंजेक्शन अटैक्स। देन वी हैव बफर ओवरफ्लो अटैक। जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपकी इनको बफर असाइन होते हैं जिनके अंदर एप्लीकेशंस अपना डाटा जो है वो स्टोर कर रही होती हैं। अटैकर क्या कर रहा है, वो एप्लीकेशन को फोर्स करता है कि वो एक पर्टिकुलर बफर के ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डाटा भेजे, और जैसे ही वो उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाता है, तो बफर आपका ओवरफ्लो कर जाता है, जिससे आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है, डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या जो अटैकर है उसे प्रिविलेजेस मिल जाती हैं, एस्केलेटेड प्रिविलेजेस मिल सकती हैं आपके सिस्टम के अंदर। देन वी हैव एप्लीकेशन अटैक्स, जिसमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है, और एक्टिव एक्स कंट्रोल एंड जावा। इसमें एक्टिव एक्स कंट्रोल एंड जावा में आपके पास अगेन वो प्लगइन्स वाली जो है वो सिनेरियो आ जाता है। और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब कोई रिमोटली सेशन आपके, मतलब किसी अटैकर ने आपकी सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, और उसके अगेंस्ट मलिशियस कोड जो है वो उसने आपके सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट किया है, और वो अब आपके सिस्टम का कंट्रोल ले चुका है, तो क्या है कि वो रिमोटली डिफरेंट जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर, और उनके अगेंस्ट डाटा फैच कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल जैसे कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। उसमें क्या है जी कि बहुत ज्यादा बोट्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। बोट्स क्या होते हैं, लिस्टिमेट यूजर्स होते हैं, उनके सिस्टम को हैक किया जाता है, और फिर जो भी उनको कमांड जो है वो कमांड एंड कंट्रोल चैनल के थ्रू अटैकर भेजता है, वो उस कमांड के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो उन्हें कमांड भेजता है कि एक पर्टिकुलर
सिस्टम की तरफ, एक पर्टिकुलर वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक भेजना शुरू करो, तो वो उसी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक जो है वो भेजना शुरू कर देंगे। ActiveX control and Java रहता है। Control provide the capability of the plugin to the Internet Explorer. ActiveX control are pieces of software installed by user to provide extended capabilities. Third parties write some ActiveX control. अब जैसे कि कुछ थर्ड पार्टीज हैं वो भी आपके ActiveX control लिखती हैं और वो फ्री में प्रोवाइड करती हैं, तो समटाइम्स दे कैन बी malicious। वो आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को देख सकते हैं, मालवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपकी की स्टॉक्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। अब जो एक्टिव एक्स कंट्रोल है वो डिफरेंट आपकी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस के ऊपर भी वर्क कर रहे होते हैं। अब जैसे ब्राउजिंग हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पाईवेयर और एडवेयर की बात हो रही है। एक्टिव एक्स कंट्रोल्स के साथ समटाइम आपको ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। जावा ऑपरेट्स थ्रू एन इंटरप्रेटर, द जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम। द जेवीएम enables the Java program functionality. JVM sandbox or isolates untrusted code from the rest of the operating system. There are vulnerabilities which allow untrusted code to go around द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द सैंडबॉक्स। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो आपने सैंडबॉक्सेस सेट किए होते हैं, जो आपके इंटरेस्टेड कोड हैं, दे आर सो पावरफुल कि वो उनको बाईपास कर सकते हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस आपने उन पे लगाई हुई हैं वो उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करते हैं और अपने आप को उस हालत में लेके आते हैं कि आपका सिस्टम उनको एक्सेप्ट करे। मतलब वो क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कोड जो है वो अपने आप को चेंज कर सकता है, तो सेम वे यहाँ पे भी आपको वो देखने को मिलता है। अब हमारे पास आती है जी एप्लीकेशन अटैक, डिफेंडिंग अगेंस्ट एप्लीकेशन अटैक्स। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एन एप्लीकेशन अटैक इज टू राइट सॉलिड कोड। कि आप सॉलिड कोड लिखें, अपनी हर लाइन के ऊपर क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है, उस टास्क के क्या बेनिफिट हैं एप्लीकेशन को, और किस तरह से वो एप्लीकेशन के अगेंस्ट यूज हो सकती है फंक्शनलिटी। Regardless of the language used or the source of outside input, prudent programming practice to treat all input from outside a function as hostile। कि जो भी इनपुट आपके एप्लीकेशन को, प्रोग्राम को बाहर से आ रही है, उसको हर उस इनपुट को एज अ होस्टाइल ट्रीट करना चाहिए कि ये एक मलिशियस कोड है। पहले वो उसको वेरीफाई करेगी और अगर वो वेरीफाइड है तो फिर वो उसको नेक्स्ट प्रोसेस करेगी, पास ऑन करेगी। वैलिडेट ऑल इनपुट्स एज इफ दे वर होस्टाइल, जैसे मैंने को बताया। कीप ऑल सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन अप टू डेट एंड डू नॉट इग्नोर अपडेट प्रॉम्प्ट्स। कभी भी आपने अपडेट के प्रॉम्प्ट्स जो हैं उनको इग्नोर नहीं करना। नॉट ऑल प्रोग्राम्स अपडेट ऑटोमेटिकली, सो एट द वेरी लीस्ट ऑलवेज सेलेक्ट द मैनुअल अपडेट ऑप्शन। तो आपको चाहिए कि सब एप्लीकेशन क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती, तो आप मैनुअल अपडेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा जी, डिसेप्शन में हम बात कर रहे थे धोखाधड़ी के बारे में। विशिंग हम बात कर रहे थे आपका एक टाइप ऑफ टेक्निक है जो धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। डिसेप्शन तो इटसेल्फ जो है वो एक काइंड ऑफ अटैक आप बोल सकते हैं, नॉन टेक्निकल मींस ऑफ अटैक। स्निफिंग जैसे सूंघना, सेम वे में आप नेटवर्क के ऊपर मौजूद हो और आप किसी और के पैकेट्स को सूंघना स्टार्ट कर देते हो। जब आप उन पैकेट्स को स्निफ कर लेते हो तो फिर आप उनसे इंफॉर्मेशन आपके पास रिवील होती है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अलमास आप एक दफ़ा मैंने आपको प्रीवियसली भेज चुका हूँ वो ओरिएंटेशन का लिंक, उसे देखें। अब मैंने आपको क्लू मैं भी देखें, मैंने आपको बताया कि एक एप्लीकेशन है जिसे आप, जिसका काम ही नहीं है आपके माइक के साथ, उस एप्लीकेशन, अब देखें ना, मैं एक गेम इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे पता है कि इसे एग्जीक्यूट होने के लिए जो है वो मेरी स्टोरेज के राइट्स चाहिए, मेरे प्रोसेसर के राइट्स चाहिए। अब वो
गेम जो है मेरे उसका कैमरा के साथ कोई काम नहीं है, लेकिन वो मेरे से कैमरे के राइट्स भी मांग रही है। दिस इज द ग्रे एरिया, वहां पे आपको देखना पड़ता है और वहां पे आपको राइट्स भी कंट्रोल करने पड़ते हैं। लाजमी नहीं कि ग्रे वेयर जो है वो हमेशा आपका जो है वो वही हो, मालवेयर ही हो। जी नो इशू, आप एज अ गेस्ट भी ज्वाइन हो सकते हैं। एडवांस कोर्सेज में मैं जो साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट है वो साइबर ऊप्स एसोसिएट करा रहा हूँ। ये पेड कोर्स है, टाइम टू टाइम हम ऑफर करते रहते हैं, जिसमें कि साइबर जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है, जैसे नेटवर्क्स के लिए ना नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, इसी तरह से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है। उसके अंदर अलर्ट एनालिस्ट, अलर्ट रिस्पॉन्डर की जॉब होती है, उसको वो कोर्स टारगेट करता है, जिसको साइबर ऊप्स एसोसिएट बोला जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि एक साइबर जो स्पेसेस हैं डिफरेंट, जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको किस तरह से आपने सिक्योर करना है। एक सेकेंड जी। आपको एलएमएस एक्टिवेट करना पड़ेगा दीदार अली, क्योंकि आपने सारे के सारे एग्जाम्स आपने वहीं पे अटेम्प्ट करने हैं। तो अपना एलएमएस एक्टिव करें, फिर आपका एक कोर्स कंप्लीट होगा जब आप एग्जाम्स वगैरह अटेम्प्ट कर लेंगे, अपने फाइनल एग्जाम और कोर्स फीडबैक और मॉड्यूलर एग्जाम्स। अच्छा जी, इनके बारे में हम फर्दर भी आगे जो है वो बात करते रहेंगे, और डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं हर एक के साथ साथ कि किस तरह से इनसे बचा जा सकता है। तो आप एक दफ़ा लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ उसे नोट डाउन कीजिएगा, आप मेरे साथ ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आप दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास चैप्टर 4 है, द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग सीक्रेट्स, जिसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरह से अचीव होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं। कोशिश करते हैं इसे कंप्लीट करने की। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द साइंस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग सीक्रेट कोड्स। सीक्रेट कोड्स क्या होते हैं कि अब क्रिप्टोग्राफी का अगर कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं तो इट इज द साइंस जिसमें दो चीजें आती हैं, एक तो क्रिप्टोलॉजी आ जाती है, और दूसरा आपका रहता है, सॉरी, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोलॉजी है। एक में आप क्या करते हो, सीक्रेट कोड बनाते हो, और दूसरे में आप उन सीक्रेट कोड्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हो। द नीड फॉर क्रिप्टोलॉजी एग्जिस्ट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पहला जो मतलब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था, ये साइबर वर्ल्ड के अंदर आगे यूज होना शुरू नहीं हुआ, बल्कि हजारों साल पहले एक बादशाह था, रोमन एम्पायर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जूलियस सीजर नाम था उसका। तो वो जब कम्युनिकेट कर रहा था अपने जो उनका सिपा सलार था उसके साथ, तो इन बिटवीन जो उसके एनिमीज थे, जब वो उसका मैसेंजर पैगाम लेके जाता था ट्रेवल करके, क्योंकि उस टाइम तो ऐसे ही है ना कि आप अपना मैसेंजर भेजते थे जो कि पैगाम लेके दूसरे लोगों के पास जाता था, तो सेम वे में उसने अपना जब वो भेजता था, तो इन बिटवीन उसे एनिमीज कैप्चर करते थे, उससे जो पैगाम होता था वो भी निकलवा लेते थे, और उसको मार भी देते थे। लेकिन जो मेन इशू था वो क्या था कि इंफॉर्मेशन को पता चल जाती थी कि बादशाह अपनी फौज को क्या ऑर्डर दे रहा है, कि उसने कहाँ हमला करना है या किस लोकेशन पे मूव करना है। तो वो पहले से वन स्टेप अहेड उससे तैयार हो जाते थे। तो उसने क्या किया, उसने क्रिप्टोलॉजी को इन्वेंट किया, उसने अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करना स्टार्ट किया।
कीज उसने पहले से डिफाइन की थी, एल्गोरिदम उसने पहले से जो उसकी मतलब लोग थे जिनको साथ उसने कम्युनिकेट करना था उनको बताया हुआ था कि अगर मेरा मैसेज आपके पास आता है तो उस मैसेज को आपने इस तरह से ट्रीट करना है, फिर आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब क्या हुआ कि मैसेंजर जो मैसेज लेके जा रहा है, मैसेंजर को इटसेल्फ नहीं पता मैसेज क्या है, उसके पास एक पीस ऑफ कोड मौजूद है। इन बिटवीन अगर कोई उसे अनऑथराइज्ड पर्सन पकड़ भी लेता है तो वो उस कोड को क्रैक नहीं कर सकेगा। एटलीस्ट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि वो उसको समझे, और फिर भी गारंटी नहीं होगी कि उसने एक्चुअल उसको क्रैक किया। सो दिस इज द वे। तो इस तरह से वो क्या करता था, मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजता था और जो उसका रिसीवर था फिर उसे अकॉर्डिंगली डिक्रिप्ट कर लेता था। क्रिप्टोलॉजी इस तरह से स्टार्ट हुई थी। अब साइबर वर्ल्ड के अंदर भी ये इशू आपको देखने को मिल रहा था कि जब आप फैसलाबाद में बैठे हो किसी से अमेरिका के अंदर कम्युनिकेट करते हो तो आपका डाटा फ्रॉम फैसलाबाद टू अमेरिका वायर्स के थ्रू डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेवल करता है। इन बिटवीन अगर कोई बंदा उसे कैप्चर कर लेता है तो बड़ा इजीली आपके पैगाम को, आपके मैसेज को, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है। सो फॉर दैट पर्पस आपने क्या किया, इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट कर दी कि जो भी डाटा डिलीवर होगा वो सारा का सारा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, ताकि इन बिटवीन कोई पर्सन पकड़ भी लेता है तो वो उसे उस तरह से अंडरस्टैंड ना कर सके। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको ये पैडलॉक का साइन मिलता है एट टॉप। यहाँ पे आपको बताता है कनेक्शन इज सिक्योर, वेरीफाइड बाय आइडेंट ट्रस्ट। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हो आप, यहाँ से व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हो तो वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी इंक्रिप्शन किस तरह से हो रही है, आपकी पब्लिक की कौन सी है, फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, इस पर्टिकुलर जिस वेब सर्वर के साथ आप कनेक्टेड हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रेवल करती है। अब यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया क्रिप्टोलॉजी के, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, हमें क्यों अचीव करने की जरूरत है साइबर वर्ल्ड के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंक्रिप्शन की टाइप्स क्या हैं। दो टाइप्स हैं हमारे पास जी, एक है सिमेट्रिक एल्गोरिदम और दूसरी है एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। अगर सिमेट्रिक की हम बात करते हैं तो सिमेट्रिक एल्गोरिदम के अंदर हम प्री शेयर्ड की यूज करते हैं जिसको सीक्रेट की पेयर बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि एक ही की के साथ, जिस की के साथ इंक्रिप्शन हो रही होती है उसी की के साथ डिक्रिप्शन भी परफॉर्म हो रही होती है। और एक और काम होता है कि उसमें आपको की जो है बिफोर कम्युनिकेशन भी आपको शेयर करनी पड़ती है इंटरनेट के ऊपर। तो इन दैट सिनेरियो भी अगर कोई आपकी उस की को कैप्चर कर लेता है तो वो बाद में आपकी डाटा को भी डिक्रिप्ट कर सकता है। तो सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स के अंदर ये हमारे पास एक लिमिटेशन मौजूद थी। फिर आते हैं हमारे पास एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। सिमेट्रिक के अंदर एक की थी, एसिमेट्रिक के अंदर हमारे पास दो कीज हैं, एक हमारे पास पब्लिक की है और दूसरी हमारे पास प्राइवेट की है। पब्लिक की जो है वो आपकी पब्लिक रिपोजिटरी में रिसाइड रहेगी और जो प्राइवेट की है वो सोल आपकी ओनरशिप है, उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे आपको एक मैसेज डिलीवर करना है, मैं आपकी की उठाता हूँ पब्लिक रिपोजिटरी से, उसको इंक्रिप्ट करता हूँ और आपको भेज देता हूँ। अब उसको डिक्रिप्ट करने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि उसको प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट किया जाए। एसिमेट्रिक एल्गोरिदम की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया है तो वो पब्लिक से, सॉरी इंक्रिप्ट किया है तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होगी। और अगर आपने उसे पब्लिक की से इंक्रिप्ट किया है तो फिर वो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि आप सेम की से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म कर लो। अगर पब्लिक से इंक्रिप्ट किया है और पब्लिक से उसे डिक्रिप्ट कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक एल्गोरिदम। लेकिन लिमिटेशंस आ जाती हैं। जो सिमेट्रिक एल्गोरिदम है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को भी इंक्रिप्ट कर लेता है एफिशिएंटली, लेकिन जो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब किस तरह से हो रहा है, मैकेनिज्म किस तरह से चल रहा है कि जो एक्चुअल डाटा है वो सिमेट्रिक एल्गोरिदम के साथ इंक्रिप्ट होता है और जो सिमेट्रिक एल्गोरिदम की है, स्मॉल पीस ऑफ डाटा है, उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं वो एसिमेट्रिक एल्गोरिदम के थ्रू। यूजर एंड पे जाती है, कम्युनिकेशन रिसीव होती है और वो क्या करता है, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम के थ्रू जो सिमेट्रिक एल्गोरिदम की है उसे डिक्रिप्ट करता है और फिर उस की से वो डाटा को डिक्रिप्ट कर लेता है। तो इंक्रिप्शन अब किस तरह से हो रही है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स मौजूद हैं, जैसे ट्रिपल डीईएस है, डीईएस है, आइडिया है, एईएस है। अगर हम ट्रिपल डीईएस की बात करते हैं तो ये डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है। यानी कि क्या होता है कि इसमें ब्लॉक्स की सूरत में डाटा जो है वो एंट्री किया जाता है और ब्लॉक्स की सूरत में वो इंक्रिप्ट होता है। अब इन एल्गोरिथम्स को साइफर भी बोला जाता है और क्योंकि ये ब्लॉक ब्लॉक की सूरत में डाटा को प्रोसेस करते हैं तो इनको ब्लॉक साइफर भी बोला जाता है।
64 बिट उसके ब्लॉक का साइज है और 56 बिट की का साइज है। इसका मतलब है कि आप ऐसे जितनी भी साइज का डाटा पुश करेंगे ये उसका उनको इक्वल 64 बिट के ब्लॉक साइज के अंदर डिवाइड करेगा और फिर उनको प्रोसेस करेगा। लेट्स से कि डाटा था आपका 10 MB का और एट द एंड आपके पास 32 बिट बची, लेकिन अब एल्गोरिदम हमारा रिस्ट्रिक्ट करता है जी मैं सिर्फ 64 बिट का ब्लॉक साइज ही एक्सेप्ट कर लूं। तो उस सूरत में क्या करता है, फिर वो उस सूरत में ब्लॉक के अंदर फेक बिट्स ऐड करता है जिनको पैरिटी बिट्स भी बोला जाता है। वो बिट्स क्या होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक साइज को पूरा करने के लिए ऐड की जाती हैं और फिर अकॉर्डिंगली वो रिसीवर एंड पे जाके डिस्कार्ड भी हो जाती हैं। अब इसमें डिफरेंट की साइज हमें देखने को मिलते हैं। 56 बिट की है और जब आप 3 दफा इसको इम्प्लीमेंट करते हो डीईएस को, तो वो आपके पास 112 से लेके 168 बिट तक पहुंच जाती है। फिर हमारे पास आईडिया आ जाता है, ये इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, ये भी 64 बिट का ब्लॉक साइज यूज करता है और 128 बिट की यूज करता है। आइडिया क्या करता है, 8 राउंड ऑफ ट्रांसमिशन परफॉर्म करता है ऑन ईच द 16 ब्लॉक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम डिवाइडिंग ईच 64 बिट ब्लॉक। आइडिया वाज द रिप्लेसमेंट फॉर डीईएस एंड नाउ पीजीपी प्रोटोकॉल, प्रिटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल यूज इट। प्रिटी गुड प्राइवेसी पीजीपी प्रोटोकॉल जो है वो आपकी ईमेल इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है हमारे पास एईएस, द एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हैज अ फिक्स्ड ब्लॉक साइज ऑफ 128 बिट्स विद अ की साइज ऑफ 128। अब इसमें हमारे पास ब्लॉक साइज है 128 का और की साइज है 128 से लेके 256 बिट्स तक। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी की होगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सिक्योर आपका एल्गोरिदम होगा और उतना ही ज्यादा प्रोसेसिंग पावर उसे चाहिए होगी एग्जीक्यूट होने के लिए। जितना स्मॉल की साइज होगा उतना ज्यादा फास्टर जो है वो आपका एल्गोरिदम वर्क करेगा। The National Institute of Standard and Technology NIST approved the AES algorithm in December 2001. The US गवर्नमेंट यूज AES टू प्रोटेक्ट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, तो वो AES को यूज करते हैं अपनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन वी हैव एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रोसेस जिसमें हम RSA है, हमारे पास डेफी हेलमैन की एक्सचेंज मेथड है, अलगैमल है और इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी है। ये चारों के चारों एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपके एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स हैं। अब एसिमेट्रिक एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था पब्लिक और प्राइवेट की होती, मतलब दो कीज होती हैं। कंपेयरिंग इनक्रिप्शन टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। अब इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ दोनों में फर्क क्या है, एक में एक की यूज हो रही होती है, एक में डबल की यूज हो रही होती है। इसके लिए आपका जूनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी ठीक है और आपके पास साइबर ऊप्स एसोसिएट की ऑप्शन भी है जो कि एसोसिएट लेवल के ऊपर सर्टिफिकेशन बेस्ड जो है वो आपके पास एक कोर्स मौजूद है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में कि इसकी एप्लीकेशन क्या है जो आपको देखने को मिलती है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस फॉर बोथ सिमेट्रिक एंड, मतलब जिनके अंदर ये एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंटेड हैं। जैसे कि अ वन टाइम पासवर्ड जनरेशन टोकन इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट यूज क्रिप्टोग्राफी टू जनरेट अ वन टाइम पासवर्ड। One time password is an automatically generated numeric or alphanumeric string for characters that authenticate a user for one transaction for one session only. The number changes every 30 seconds or so that the session password appears on display and the user enters the password. अब इसमें क्या है, वो आपको बता रहा है कि जो आपको वन टाइम पासवर्ड आता है वो भी आपकी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जनरेट हो रहा होता है, जो कि 4 डिजिट का पासवर्ड होता है और आफ्टर एवरी 30 सेकंड वो एक्सपायर हो जाता है। एवरी 30 सेकंड क्यों एक्सपायर हो जाता है कि उसका एक पॉसिबल टाइम है कि विद इन 30 सेकेंड वो क्रैक नहीं हो सकता, उसको 30 सेकेंड से ज्यादा ही लगेंगे। तो डेट्स वाई अगर कोई क्रैक कर भी लेता है उसे आफ्टर 30 सेकेंड्स, तो उसके लिए वो यूजफुल नहीं होगा क्योंकि न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। द सेशन पासवर्ड अपीयर ऑन डिस्प्ले और यूजर उसे फिर अकॉर्डिंगली इंटर करता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंडस्ट्री जो है वो ट्रिपल डीएस को यूज कर सकती है, ट्रिपल डीएस को यूज करती है। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंपल डीईएस को यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट यूजर फाइल्स एंड सिस्टम डाटा विद पासवर्ड्स। फिर मोस्ट इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम जैसे एनटीएफएस है, ये आपका एईएस को यूज करता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को। फिर अगर हम बात करते हैं एसिमेट्रिक की, तो 4 प्रोटोकॉल यूज एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम। उनके अंदर प्रीवियसली हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस की, अब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की जो एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये की एक्सचेंज करने के लिए यूज हो रही होती है, ऐसे ही है। मैंने को बताया था एट स्टार्ट कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम के साथ एक्चुअल डाटा एनक्रिप्ट कर दिया और फिर जो उसकी की थी उसको एसिमेट्रिक के थ्रू एनक्रिप्ट करके साथ भेज दिया।
तो 4 प्रोटोकॉल्स यूज एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स, जिनके अंदर आपकी इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल है, विच इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईपीसेक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, जो कि कीज को एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर है, विच इज अ मींस ऑफ इंप्लीमेंटिंग क्रिप्टोग्राफी इनटू अ वेब ब्राउजर। जैसे हमारे ब्राउजर में मैंने आपको दिखाया, जो एचटीटीपीएस के अंदर एस आता है ना, वो एसएसएल की वजह से आता है। उसके अंदर सिक्योर सॉकेट लेयर इंप्लीमेंटेड है, जिसकी वजह से आपको वेब ब्राउजर देखें, वेब ब्राउजर के अंदर जो भी डाटा है वो आपका encrypted way में communicate करता है। Then we have secure shell host, which is a protocol that provides a secure remote access connection to network devices. Then we have PGP, pretty good privacy protocol, which provides computer program that provide cryptography, privacy and authentication to increase the security of email communication, जैसे कि मैंने आपको previously email के बारे में बताया। अब जो चीजें previously हम discuss कर चुके हैं, फिर उनको मैं accordingly repeat नहीं कर रहा। Application VPN, private that use a public network use the internet to create a secure communication channel. A VPN connects two endpoints such as two remote offices over the internet to form the connection. अब इसकी एप्लीकेशन आपके पास वीपीएन भी है। वीपीएन आप सब लोग यूज करते हैं, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इटसेल्फ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिफरेंट कैंपसेस पूरे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एंड ऑल दीज कैंपसेस आर कनेक्टेड विद द हेड ऑफिस। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वे सारे के सारे जस्ट इंटरनेट को यूज करें और हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड हो जाएं। इन दैट सिनेरियो कोई भी बंदा आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकता है फ्रॉम द इंटरनेट। और एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक वीपीएन क्रिएट कर लें फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसको भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना है, आपके हेड ऑफिस से कनेक्ट होना है, उसे उस वीपीएन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अब जब वीपीएन क्या करता है कि वो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एक लॉजिकल डायरेक्ट लिंक जो है वो क्रिएट करता है, फिजिकल नहीं, लॉजिकल। और जो भी फिर कम्युनिकेशन होती है उस लॉजिकल लिंक के अंदर, उसको देखने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए आपको टनल के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। और टनल के साथ कनेक्ट होने के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ क्रेडेंशियल्स यूज होते हैं। वो क्रेडेंशियल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड वीपीएन। VPN use IPsec. IPsec is a suite of protocols developed to achieve secure services over network. IP security services allow for authentication, integrity, access control and confidentiality. और जो भी डेटा टनल के अंदर ट्रैवल करता है वो भी सारा का सारा आपका encrypted फॉर्मेट में ट्रैवल करता है। With IPsec, remote sites can exchange encrypted and verified information. Data in use is growing concern to many organizations. When in use, data no longer has any protection because the user needs to open and change the data. जब डाटा आपका ओपन हो जाता है तो फिर वो उसको चेंज करना होता है। सिस्टम मेमोरी होल्ड्स डेटा इन यूज एंड इट कैन कंटेन सेंसिटिव डेटा सच एज द एन्क्रिप्शन की। If criminal compromise data in use, they will have access to data at rest and data in motion. फिर वो बताता है जी कि अगर आपकी की कैप्चर हो जाती है तो फिर आपका वीपीएन के थ्रू जो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी ट्रेवल कर रहा है, तो उस सिनेरियो में भी आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो उसको रीड आउट भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। अब इसमें देखें, अब आपने एक क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट्स द वीपीएन वी यूज टू ओपन ट्विटर, मतलब यही वो वीपीएन है। क्या हो रहा है, आप बैठे हो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में ट्विटर जो है वो हो गया बैन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप एक वीपीएन एक से आप कनेक्ट होते हो मलेशिया के सर्वर्स के साथ। अब जब ट्विटर पे आपकी ट्रैफिक जा रही है, अब सॉरी, जो आपकी फायरवॉल है ना, जो वीपीएन के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, वो उसको बाईपास कर रहा है। उसको पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रैफिक ट्विटर के लिए है, लेकिन क्योंकि आपकी ट्रैफिक पहले गई मलेशिया और वहां से वो जनरेट हुई ट्विटर पे और वहां से फिर अगेन वो आपके पास, तो ये जो एक वीपीएन अंदर क्रिएट हो गया, इसके थ्रू आपका ट्विटर जो है वो ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि जो लोकेशन है वो अब आपकी चेंज हो चुकी है। आप जो ब्राउजिंग कर रहे हो, आप वो वाया, अगर वीपीएन के थ्रू आप मलेशिया के सर्वर के साथ कनेक्टेड हो, दुबई के साथ कनेक्टेड हो, तो वो उन्हीं के थ्रू ट्रैफिक जो है वो राउट होती है, और डेट्स वाई वो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। जी, यू कैन डू एनी कोर्स फ्रॉम द नेटअकेड एंड यू कैन गेट द सर्टिफिकेट एज सेल्फ लर्नर। यहाँ तक जो हमारा आज का सेशन था वो हमारा कंप्लीट होता है। मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन में सेम डे सेम टाइम पे आप लोगों से मुलाकात होगी, और हम कोशिश करेंगे कि अपने कुछ थ्योरेटिकल कोर्स को कंप्लीट करके लैब्स भी परफॉर्म कर सकें। माइट भी पॉसिबल कि हमें एक से दो ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो इसके लिए अब कंडक्ट करना पड़ जाए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए।
इंशाल्लाह जी नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। ख्याल रखें अपना जी, अल्लाह हाफिज।